नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप ये तो जानते हैं कि श्री कृष्ण ने जो इस समय गीता के रूप में उपलब्ध है वो ज्ञान अर्जुन को दिया था। महाभारत की भूमि में, कुरुक्षेत्र में, जो इस समय हरियाणा के तहत आती है। ऐसे लोग आजकल ज्ञान देने पर उतारू हैं, परम ज्ञानी हैं, जो श्री कृष्ण और भगवान राम को तो मानने वाली विचारधारा को पर यकीन नहीं करते हैं, जिनकी विचारधारा तो कुछ और ही है, लेकिन ज्ञान देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। ऐसा ऐसा ज्ञान मिल रहा है कि आप हैरान रह जाते हैं उनके भाषणों को सुन करके। आज कुछ मैं ऐसी ही क्लिप आपको सुनवाने वाला हूं और उसके पीछे का सच भी आपको बताने वाला हूं, और उस पर टिप्पणी करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ जुड़ रहे हैं घूमता आईना के वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी। तो अनुपम जी के साथ जुड़ लेते हैं, उसके बाद फिर इस मुद्दे पर भी आते हैं और वो क्लिप भी सुनवाते हैं आपको। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार सर। अनुपम जी, अद्भुत ज्ञान और विचार हमें सुनने को मिल रहे हैं साहब। सबसे पहला ज्ञान जरा इस वीडियो में सुनते हैं। मेरे को देखा होगा ओलंपिक्स में खेलते हुए, लेकिन अगर मैं ये बात बोलूं कि ओलंपिक्स में अगर मैं गई हूं उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रियंका गांधी जी का है, तो ये बात बिल्कुल झूठ नहीं होगी। ये सब मेरी तो जानकारी में नहीं है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कभी कोई कुश्ती लड़ी हो या किसी कुश्ती फेडरेशन में रही हो या पहलवानों को किसी तरह का कोई मोटिवेशन दिया हो या हरियाणा कुश्ती संघ में रही हों या नेशनल लेवल पर रही हों। इनके खानदान में भी कोई नहीं रहा, और जहाँ तक मैं जानता हूँ इनके जो चाचा हैं या ताऊ हैं महावीर फोगाट, वो अपनी दोनों बेटियों गीता और बबीता को भी और इनको भी, विनेश को भी, संगीता को भी, एक और इनकी चचेरी बहन थी जिसने सुसाइड कर लिया था, उसको भी, सबको अखाड़े में शुरुआती ट्रेनिंग देते थे। वही इनके कोच थे, वही इनके मेंटर थे, वही इनके माई बाप थे। तो महावीर फोगाट को याद भी नहीं करती है विनेश फोगाट, और प्रियंका वाड्रा के बारे में कह रही हैं। और एक पुराना चित्र मुझे मिल गया है महावीर फोगाट का, जो शुरुआती इनके मेडल थे उनके साथ, सारी बहनों के साथ वो बीच में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये महावीर फोगाट हैं, अगल बगल में उनकी दोनों बेटियां हैं गीता और बबीता, और पीछे ठीक बीच में ये यही हैं जो प्रियंका गांधी वाड्रा को श्रेय दे रही हैं ओलंपिक्स में जाने का। इसके एक तरफ संगीता है जो बजरंग पूनिया की पत्नी है, और एक तरफ वो बेटी है जिसके साथ एक हादसा पेश आ गया था और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो महावीर फोगाट को याद ना करना और प्रियंका गांधी वाड्रा को एक तरीके से ये कहना कि साहब उन्हीं की वजह से तो मैं ओलंपिक खेलने के लिए गई हूँ। देखिए सर, अगर सोनिया गांधी की शादी के पहले मल्लिकार्जुन खड़गे विधायक मंत्री सब हो चुके थे, उसके बाद अगर वो कहते हैं मैं जो कुछ सोनिया अम्मा के बदौलत हूँ, तो अगर आज विनेश फोगाट अपनी ओलंपिक में जाने का श्रेय प्रियंका गांधी को दे रही, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बल्कि मुझे लगता है कुश्ती फेडरेशन पे एक जांच बैठाई जानी चाहिए कि प्रियंका गांधी ओलंपिक में जाने वाले पहलवानों के सिलेक्शन प्रोसेस में किस प्रकार उसको प्रभावित कर रही है, कैसे प्रभावित कर रही है। तो ये तो भाई विचित्र बात। अब ये बात हुई कि साहब वो अपने चाचा जी को क्रेडिट नहीं दे रही हैं, तो अगर बाल ठाकरे ये कह सकते हैं कि हमारे पिताजी गलत थे, कांग्रेस पाक साफ है। अगर अखिलेश यादव अपने पिताजी को बर्खास्त करके समाजवादी पार्टी की चेयरमैन हो सकते हैं, अगर केजरीवाल अपनी नानी की सलाह मतलब खारिज करके राम मंदिर जा सकते हैं, तो विनेश फोगाट ने फिर अपने चाचा को किनारे लगा दिया। साहब ये राजनीति है। विनेश फोगाट आज इतना ही नहीं कह रही थी साहब, वो और भी बहुत कुछ कह रही थी। वो कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी मुझको कॉल कर रहे थे, उनसे बात करना चाहते थे। मैंने बात इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग इन लोग करना चाह रहे थे, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी
अक्सर करके लोगों से बातचीत करते हैं तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके ट्विटर पे डालते हैं, पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग किसी दूसरे के छोर पे हुई हो। वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमेशा मोदी के छोर पे होती है, जिसमें मोदी आपको सामने स्क्रीन पे किसी से बात करते नजर आ रहे होते हैं। वो वीडियो मोदी अक्सर करके को ट्वीट करते हैं। तो अगर उनको विनेश फोगाट का वीडियो ट्वीट ही करना होता तो अपने स्तर पर रिकॉर्डिंग कराते। वो विनेश फोगाट को जहां पे वो ओलंपिक्स खेल रही थी और जहां बर्खास्त हो रही थी वहां पे कैमरामैन नहीं भेजा जाता। लेकिन विनेश फोगाट तो झूठ बोलने की आदी हैं, क्योंकि उनका एक दूसरा वीडियो भी तैर रहा है जिसपे वो कह रही हैं कि मुझे पूरी भारतीय जनता पार्टी से आज तक किसी ने फोन ही नहीं किया। मेरे साथ इतना बड़ा दुर्भाग्य हो गया। विनेश फोगाट ये भी कहती हैं कि जब पीटी उषा मुझसे मिलने आई थी तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो बेहोश पड़ी थी। और फोटो ऐसी चल रही है जिसमें विनेश फोगाट बैठी हंस रही हैं और हाथ में कुछ शायद कुछ खा रही हैं और बगल में पीटी उषा खड़ी हुई हैं, तो कैसे बेहोश थी। तो साहब ये हरियाणा का जो चुनाव है ये एकदम खुलेआम झूठ पे है, जिसमें सतपाल मलिक कहते हैं कि अमित शाह ने मुझे मोदी को लेके ये कहा, और अगले ही करण थापर के प्रोग्राम में कहते हैं मैंने जो कुछ कहा था झूठ कहा था, डंके की चोट पे कह रहे झूठ कहा था। करण थापर शॉक्ड, यही कहा था, आप बताइए आप क्या कर लेंगे। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि साहब हम सोनिया अम्मा तो 11 किलो चावल बांटती थी, मोदी ने 6 किलो चला लिया, 5 किलो बांटता है। अब आप जाते रहिए, ढूंढते रहिए, कहते रहिए, साहब उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जब एकदम झूठ, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग एकदम खुलेआम झूठ बोलने पर आमादा हैं, और कुछ लोग हैं जो विभिन्न कारणों से, जातीय कारणों से और कारणों से उस झूठ पर यकीन भी करने को तैयार है। तो फिर क्या ही हो सकता है ओंकार जी। लेकिन साहब मैं आपको कुछ और चित्र और वीडियो दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आज प्रोग्राम ही इसी पर बेस है। ऐसा तो नहीं है कि जो मेंटोर बनी हुई थी प्रियंका गांधी वाड्रा इनकी उस जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान वो विनेश फोगाट के दिमाग में रहा हो कि साहब इन्हीं की वजह से तो सब कुछ हो रहा है, इन्हीं की वजह से तो हम जंतर मंतर पर बैठे थे, नई पार्लियामेंट के उद्घाटन दिवस पर दिल्ली पुलिस से उलझ रहे थे, और इन्हीं की वजह से तो मेरी कांग्रेस में एंट्री हुई है, मुझे टिकट मिला है। मैं उस समय का एक विजुअल दिखाना चाहता हूं जब ये जंतर मंतर पर बैठे थे। जरा देखिए, दर्शक भी इसको जरा ध्यान से देखें। इसमें साक्षी मलिक है, संगीता फोगाट है और विनेश फोगाट है और प्रियंका गांधी वाड्रा। बस ये 4 मंच पर बैठी हैं और पीछे बैनर लगा हुआ है 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर पहलवान संघर्ष। और तो सर क्या प्रियंका, आपको लग रहा है कि ये चयन समिति की बैठक हो रही है कि कौन कौन ओलंपिक जाएगा? ये मेंटोर का काम कर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। इनको बता रही हैं कि कब तक जंतर मंतर पर जमे रहना है, कब तक भाषणबाजी चलनी है, कब तक नरेंद्र मोदी को बदनाम करना है। और इसके बाद इन्होंने मीडिया से बात भी की थी। ये को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई, तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चे हम सबकी बच्चियां हैं। और मतलब और क्या कह रही, ये कह रही है ना कि हमारी 2024 का इलेक्शन है। अब भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने टारगेट पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डे 1 से इस गांधी नेहरू परिवार ने इस पूरे आंदोलन को किस तरह डिजाइन किया था और किस तरह अपने इर्द गिर्द बजरंग पूनिया को, साक्षी मलिक को, संगीता फोगाट को, विनेश फोगाट को खड़ा करके वो सीधे नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रही हैं। दिल्ली पुलिस पर अटैक नहीं कर रही है, ब्रजभूषण शरण सिंह पर अटैक नहीं कर रही है, सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक कर रही है। देखिए सर, मैं तो कई बार आपके प्रोग्राम में भी ये बात कह चुका हूं कि यौन शोषण की शिकायत में हमेशा कहा जाता है कि अपराधी को सजा मिले। विनेश फोगाट शिकायत करती हैं यौन शोषण की और कहती हैं बदले में मुझको बिना नेशनल खेले ओलंपिक भेज दो। सोच के देखें आप इसको। तो जो आदमी यौन शोषण की शिकायत कह के, जो लड़की ये कह रही है कि मुझे बदले में ओलंपिक भेज दो बिना नेशनल खेले, और जैसे वो नेशनल खेली तो आपने देखा कि एक 18 मतलब एक यंग लड़की ने उनको उठा के 16 सेकंड में पटक दिया। उन्हें मालूम था वो खेल नहीं पाएंगी, बेईमानी करके वो गई।
तो वो सारा खेल सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक में जाने का था, सारा खेल। तब तक ये हरियाणा की राजनीति नहीं थी कि ओलंपिक में जाने के लिए सारी ब्लैकमेल की राजनीति थी। वो अपना खेल खेल रही थी और जो विपक्ष था और प्रियंका गांधी थी और कांग्रेस थी उसमें हाथ सेक रहे थे। इसी तरह आप देखिए हर बार ऐसे होता है। आपको याद होगा योगेंद्र यादव का वो डायलॉग, उन्होंने कहा किसान आंदोलन कुछ नहीं था, वो तो अखिलेश यादव के लिए पिच बना रहे थे, अखिलेश यादव बॉलिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें। बिल्कुल। तो वो इसी तरह पहलवान आंदोलन कुछ नहीं था, वो साहब उत्तर प्रदेश के लिए एक पिच बनाई जा रही थी, हरियाणा के लिए एक पिच बनाई जा रही थी, पंजाब के लिए एक पिच बनाई जा रही थी। तो ये बहुत खुल के एकदम बेशर्मी से अपनी बात भी कह दे रहे हैं उसमें आप उसको लेकिन ये है कि उसके बाद भी आपका एक नैरेटिव है जो एक कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच ही जाता है। इसको क्या कहा जाए साहब। और आज तो मैं ये भी देख रहा हूं जो खबरें आ रही हैं ओंकार जी, उसमें ये कहा जा रहा है कि विनेश फोगट का जो जाट कार्ड है, जाट अस्मिता कार्ड है, उसको हुड्डा ने पूरे हरियाणा में तो खुशी खुशी यूज कर लिया, लेकिन विनेश फोगट खुद अपनी सीट हारती हुई नजर आई। पिछले 15 साल में कांग्रेस यहाँ से जीती ही नहीं है साहब, ये तो जुलाना सीट। हाँ। उनको लोग कह रहे हैं सीट ही ऐसी दी गई है कि जाओ, लेकिन उनका फायदा पूरे हरियाणा में उठाया जा रहा है। कुछ और चित्र देखते हैं साहब। एक चित्र राहुल गांधी, देखिए कितने खुश हैं दोनों जीजा साली, और खुद राहुल गांधी भी कि साहब चलो कर दिया हमने काम। और ये जब पेरिस से आई हवाई अड्डे पर ही दीपेंद्र हुड्डा पहुंच गए और पूनिया के जरिए, बजरंग पूनिया के जरिए कुछ मैसेज कन्वे करवा रहे हैं विनेश फोगाट को, और उस पर बहुत बारीक नज़र भी रखे हुए हैं कि जो कुछ मैंने कहा है वो कन्वे हो गया या नहीं हो गया। ये जब जुलाना में प्रियंका गांधी वाड्रा हेलीकॉप्टर से पहुंची तो वहाँ पर काफ़ी खुश एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग भी दिखाई दे रही है। और ये मंच का अगेन फोटो, कितनी खुशी है प्रियंका गांधी वाड्रा के चेहरे पर और विनेश फोगाट के चेहरे पर। वो सब यौन शोषण वगैरह सब भूल चुके हैं ये लोग। अब ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं था, बस अब तो चुनाव ही मेन टारगेट है। इसके अलावा अनुपम जी, प्रियंका गांधी वाड्रा का ज्ञान कितना विपुल है, कितना विस्तृत है। उनकी एक ये जरा बाइट सुन लीजिए साहब। लड़ी, ओलंपिक्स तक पहुंच गई और उसका संघर्ष का फल भी उसे मिला, मेडल मिला। पूरे देश को गर्व महसूस हुआ, पूरा देश खुश हुआ। विनेश फोगाट 3 ओलंपिक खेली हैं, मेडल हैं 0। ये प्रियंका गांधी वाड्रा को कहां से जानकारी मिली कि उनको ओलंपिक में मेडल मिला? सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं गांधी परिवार में नेहरू के बाद किसी भी आदमी ने ग्रेजुएशन नहीं किया, जो किया सब फर्जी है। ये दिखाता है साहब इन लोगों को तैयारी भी नहीं होती, इनकी पढ़ाई भी नहीं होती, इनको जानकारी भी नहीं होती है, सिर्फ राजनीति करने उन लोग चले आते हैं। और वैसे भी विनेश फोगट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ पे झूठ बोल रही हूँ और वीडियो पे उनका झूठ पकड़ा जा रहा है, फोटो पे उनका झूठ पकड़ा जा रहा है। जहां तक बजरंग पुनिया का सवाल है, उनकी राजनीति तो इस गिरे स्तर तक चली गई कि जैसे जितने पहलवान होते हैं, आप हिंदुस्तान में किसी भी अखाड़े में चले जाइए, पहलवानों के अखाड़े में बजरंग बली की मूर्ति जरूर होती है। दारा सिंह तो कहते थे कि साहब बजरंग बली की कैरेक्टर नाम लेके लड़ते लड़ते एक दिन मुझको बजरंग बली का कैरेक्टर ही नहीं मानने को मिल गया रामायण में, इसी बात पे गदगद थे। तो बजरंग पुनिया एक दिन चूंकि पहलवान है, बजरंग बली की मूर्ति की फोटो ट्वीट कर देते हैं। उनकी फोटो ट्वीट करते हैं, उनके तमाम मुस्लिम समर्थक उनको खारिज कर देते हैं, कहते हैं साहब ये तो संघी हो गया, हम इसके साथ नहीं खड़े होंगे। बजरंग पुनिया, मैं आज तक जिस बात के लिए बजरंग पुनिया को माफ नहीं कर पाता हूं कि बजरंग पुनिया अपने मुस्लिम समर्थकों को खुश करने के लिए हनुमान जी की फोटो डिलीट कर देते, वो ट्वीट ही डिलीट कर देते हैं। आप सोच के देखें, कोई पहलवान हनुमान जी की, बजरंग बली की फोटो लगाए और डिलीट कर दे, शर्म से डूब मरने वाली बात है ओंकार जी। और रही बात प्रियंका गांधी की, तो साहब प्रियंका गांधी, इनका मानसिक स्तर राहुल गांधी से बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन अब प्रियंका गांधी की जो स्पीचेस आ रही हैं, मैं देख रहा हूं कि वो ये बात कहते हैं। देखिए गांधी परिवार को मैं हमेशा 2 बातें कहता हूं। पहली तो ये कि साहब मुझको नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की नीतियों से दिक्कत थी, उनकी नीतियों से मुझे ऐतराज था। पर सोनिया, राहुल और प्रियंका की नीयत से मुझको ऐतराज है, मुझे उनकी नीयत ही सही नहीं लगती। नीति और नीयत है, आप समझ। तो दूसरी बात, मैं मानता था गांधी परिवार में कम से कम एक बात अच्छी है कि उन्होंने अपने परिवार का दुख कभी पब्लिकली प्रकट नहीं किया, उस पर रोना धोना नहीं किया, और उन्होंने उसको
उसको कभी अब इस चीज को नहीं भुनाया बहुत ज्यादा। लेकिन अब प्रियंका गांधी जिस तरह लगातार अपने पिताजी की मौत की बात कर रही है, आज तक इसके पहले गांधी परिवार, मैं आपको 3 बयान दिखाता हूं। आज इन्होंने बयान दिया, आज अगर मेरा भाई मेरे पिता की लाश घर नहीं आता तो वो 8000 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाता। अब इन 2 बयानों में क्या तर्क है मेरी तो समझ के बाहर है। लेकिन आज जो अपने पिता की लाश को लाने की बात करते हैं, मैं देख रहा था मई में उन्होंने बयान दिया था चुनाव के दौरान कि टुकड़ों में खून से लथपथ आया था पिता का शव, उसके अमेठी में बयान दिया था उन्होंने। उसके बाद उसके पहले उन्होंने बयान दिया था साहब अप्रैल में कि मैंने 19 साल की उम्र में अपने पिता का शव अपनी मां के सामने रखा है। आज कह रहे थे राहुल गांधी ने रखा है। तो मतलब अपनी पिता की मौत को लेकर जिस तरह ये राजनीति कर रही हैं प्रियंका गांधी लगातार कर रही है। गांधी परिवार में देखने को नहीं आया, राजीव गांधी भी कभी इंदिरा गांधी की शहादत की बात नहीं करते थे, ये बात मैंने उनको खुद देखा है। और राजीव गांधी की मौत का भी कभी बहुत ज्यादा पब्लिक महिमा मंडन नहीं हुआ। पहले इन्होंने ये किया कि उनके हत्यारों को माफ कर दिया, और उसके बाद अब ये लगातार जो प्रियंका गांधी अपनी माँ के बाप को कभी कहती है टुकड़े में आए, कभी कहते हैं खून से लथपथ आए, कभी कहती है मैं लेके आई, कभी कहती है राहुल गांधी लेके आए। ये बहुत ही, मैं समझ रहा हूँ राजनीति बड़े ही गिरे स्तर पे जा रही है ओंकार जी। और वही बात है ना कि अगर प्रियंका अपने पिताजी की मौत को इस तरह बना रही हैं आज 30 साल बाद और 35 साल बाद, उद्धव ठाकरे अपने पिताजी को खारिज कर रहे हैं कांग्रेस के साथ जाने के लिए, अखिलेश यादव अपने पिताजी को हटा रहे हैं अध्यक्ष बनने के लिए, और जैसा कि मैं अभी आपसे कह रहा था कि केजरीवाल तो अपनी नानी को ही खारिज करके राम मंदिर चले गए। तो राजनीति अब बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण दौर से गुजर रही है ओंकार जी। और साहब एक और ज्ञान जो है परम ज्ञान, ये तो हैं ही परम ज्ञानी, ये इनके सामने कोई टिकता नहीं, कांग्रेस के भीतर भी नहीं और दूसरे दलों में भी नहीं। राहुल गांधी जी की मैं बात कर रहा हूं। आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। ये सब इनकी लैंग्वेज क्या है कि मैंने सीधा प्रियंका को मैसेज मारा। आपको समझ में आता है क्या अनुपम जी? वैसे तो कंटेंट कुछ और है जो आगे मैं सुनवाने वाला हूं दर्शकों को, पर चलिए दर्शकों पर भी मैं अत्याचार नहीं करना चाहता, वैसे ही बता दूंगा कि उन्होंने क्या कहा है। पर मैंने सीधे प्रियंका को मैसेज मारा, इसका क्या मतलब है साहब? देखिए उनकी बहन है, वो मैसेज मारे या फेंकें या पासवान करें वो जाने, लेकिन वो तो साहब अवधेश प्रसाद को बोले, अवधेश आया था गया था तो हुड्डा कहते हैं, हुड्डा आ रहा था मैंने बोला, तो सबके लिए ऐसा बोल रहे हैं। वो तो सबको एकदम नौकरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप देखा है, वो अपना गांधी परिवार की युवराज की मेंटालिटी है, उसका कुछ नहीं हो सकता। एक बड़ी बात यह है साहब कि आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जिस हाथ से वो ऐसे करके संविधान के लाल रंग की प्रति लहराते थे, आज उसी हाथ से जलेबी का लड्डा मतलब डब्बा लहरा रहे हैं। इसको लेके काफी मीम्स भी बन रहे हैं कि साहब बात संविधान से जलेबी के डब्बे तक पहुंच गई। इन्हें किसी को बताना चाहिए कि जलेबी की फैक्ट्री नहीं लगती है जिस तरह की जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे। अब आप ये सोचे, कभी कभी मुझे इस बात बड़ा तरस आता है कि कितने दुर्भाग्यशाली होंगे वो लोग ओंकार जी जो उस आदमी को फॉलो करने के विवश हैं, जो आदमी कह रहा है कि ये जलेबी वाला चाहे तो अपनी जलेबी अमेरिका तक भेज सकता है, पर मोदी ने इस जलेबी वाले को अभिमन्यु की तरह घेर रखा है। अब आप सोचे, मोदी ने जलेबी वाले को अभिमन्यु की तरह घेर रखा है। वो कहीं अभिमन्यु का नाम सुन लिया, हर जगह भाई पिट कर देते हैं। अभी 2 दिन पहले सोपोर में यही बात कह रहे थे कि सोपोर के ये सेब अमेरिका तक जा सकते हैं, लेकिन मोदी ने इनको अभिमन्यु की तरह घेर रखा है। तो मुरादाबाद में कहते हैं यहाँ के बर्तन अमेरिका तक जा सकते हैं, पर मोदी ने इनको अभिमन्यु से तक घेर रखा है। अलीगढ़ में कहते हैं यहाँ के ताले दुनिया में, अलीगढ़ का ताला एक बार इनके ऊपर लगने। एक बात समझ लीजिए ओंकार जी, 55 चुनाव हार के बैठे हैं, अगर ये एक और लोकसभा चुनाव हार गए तो खत्म हो जाएंगे। हालांकि मैं इसको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे राहुल गांधी की राजनीति 2029 तक जाती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उसके पहले नेशनल हेराल्ड का भी मुकदमा तय होना है, कई मुकदमे तय होने हैं, उसके पहले कई राज्यों को चुनाव होने हैं। अभी देखिए राहुल गांधी का हाल क्या हो गया सर। अब आप मुझे बताएं, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप सीनियर है, आपको मैंने हमेशा सीनियर माना है। आप देखें, छोड़ें कांग्रेस उसको, भाजपा को छोड़ें, पहले आप देखें आपके जो समर्थक हैं आपको कैसे ट्रीट करते हैं। ममता बनर्जी आपको कैसे ट्रीट करती,
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आप जम्मू में जाके चुनाव प्रचार क्यों नहीं करते, कश्मीर में क्यों आए, भगा दिया वहां से। केजरीवाल आपसे कहता दिल्ली में हो गया, पंजाब में नहीं करूंगा, हरियाणा में नहीं करूंगा समझौता। अखिलेश यादव आपसे कैसे बात करते हैं आपने देखा है, अच्छी तरह देखा है आपने। तेजस्वी यादव तो आपके साथ खड़े भी नहीं होते। नवीन बाबू इतने दिन विपक्ष रहे, आपको नवीन बाबू और राहुल गांधी की एक वोटो नहीं मिलेगी। चलिए ये तो आई विपक्ष हो गया। अब कांग्रेस देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए, आपने देख लिया हरियाणा में जो भूपिंदर हुड्डा चाह रहे हैं वो हो रहे हैं। हुड्डा मतलब कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस। राहुल गांधी की एक ठेंगे बराबर भी उसमें नहीं चल रही, एक राई बराबर नहीं चल रही है, आप देख लीजिए। बस उनका काम ये शैलजा को मना लो, सुरजेवाला को मना लो, उनकी बिल्कुल नहीं चल रही। एकदम हुड्डा ने दिखा दिया कि हरियाणा मतलब हुड्डा एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न। इसी तरह आपने देखे रविंद्र रेड्डी को देख लिया तेलंगाना में, जिस तरह मुक्त खंड से वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, जिस तरह वो कहते हैं SC/ST एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे रिएक्ट करते हैं, तो उनको राहुल गांधी से किसी बात की परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। खुलेआम मोदी की तारीफ कर रहे हैं साहब, केंद्र की तारीफ कर रहे हैं। आपने देख लिया कि साहब वो भूपेश बघेल, वो साहब वो छत्तीसगढ़ में कहते थे 2.5 साल रहूंगा मुख्यमंत्री, 2.5 साल बाद मना कर दिया, जाइए कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। आपने देखा सिद्धारमैया को, उन्होंने कहते 2.5 साल के मुख्यमंत्री हैं, डी शिव कुमार को इस बात का पूरा पता थी, हटने वाले नहीं है, तो कहीं ना कहीं डी शिव कुमार ने ही पेपर्स लीक करके सिद्धारमैया के खिलाफ उनकी लंका ढा दी। तो आपने देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा मैं पंजाब जीत के दूंगा बशर्ते राहुल गांधी हमारे यहाँ प्रचार के लेना है। राहुल गांधी प्रचार के लिए नहीं जाते, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पंजाब जीत लेते हैं। पर इनको तो इतना ईगो, इनको बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि पंजाब जीतो या हारो, तुमने हमें आने से मना कैसे किया। तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को साजिश करके भगा दिया। आपने साजिश करके भगा दिया। आप पंजाब में चन्नी और सिद्धू के बीच में महाभारत हो रहा, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा कि साहब वो मध्य प्रदेश में वो कमलनाथ आपको ठेंगे पे रखे हुए हैं, कितने दिन बीजेपी से पैंगे बढ़ाते रहे। आपने देखा कि आपको सिंधिया ने कैसे छोड़ दिया। आपने मतलब आपका ना जो इंडी गठबंधन के साथी हैं वो आपको ठेंगे पे रखे हैं, जहां जहां कांग्रेस जरा सी भी ताकतवर है वो आपको ठेंगे पे रखे हैं। आपकी कहां चलती है, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में चलती है जहां 2% आपका वोट है, जहां पे प्रदेश से आप किसी को बना लो तो कोई फायदा नहीं है और हटा दो तो कोई नुकसान नहीं। दैट इज राहुल गांधी। क्या आपकी समझ में ये सब चीजें आती हैं क्या? क्योंकि आप प्रयागराज से हैं, इलाहाबाद से हैं, तो आपके इलाहाबाद में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो स्थानीय तौर पर बहुत मशहूर है, जिनकी अपनी ही ब्रांडिंग है कि साहब फला चौक पर ये चीज मिलती है, ऐसी चीज पूरे शहर में कहीं और जगह नहीं मिलती। गोहाना में माथुराम की ये जलेबी मिलती है, जिसको जलेबा भी बोला जाता है। वाराणसी में भी इसको जलेबा बोला जाता है। मेरे मेरठ शहर में बुढ़ाना गेट पर खैर नगर चौक पर एक पूड़ी कचौड़ी बेचता है, लाजवाब है। बुढ़ाना गेट पर वहां पर रेवड़ियां मिलती हैं, लाजवाब है। इस तरह की चीजें जो हैं वो हर शहर में कुछ कुछ होता है। अब इनको कोई भी एक चीज खिला दी गई जरा सी, उसको लेकर के आप जनसभा में, और आप ये जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना भी है, आजकल प्राइम टाइम में भी इन सब चीजों की चर्चाएं होती हैं, तो आप किस तरह उस चीज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और ऐसा प्रकट कर रहे हैं कि ये तो साहब भूतो न भविष्यति, ऐसी तो जलेबी किसी ने खाई नहीं होगी जैसी मैंने खाई है। अरे भैया, गोहाना में, तहसील में, कचहरी में जितने किसान आते हैं वो सब रोज माथुराम की जलेबी खाते हैं, वहां बैठ करके समोसे खाते हैं, और आसपास के इलाके में ही नहीं कई जिलों में इसकी सप्लाई होती है। और कोई अगर गोहाना से गुजर रहा है, अब तो खैर बाईपास बन गया, और अगर कोई शहर से गुजर रहा है तो वो 100% 1-2 किलो जलेबी लेकर के जाता है, अपने अड़ोस पड़ोस में भी दे देता है, मित्रों को भी दे देता है। तो ये इस तरह का बिहेव, मतलब वो चाइल्डिश जिसको कहते हैं, इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं ये साहब? उनके पास कोई सीरियस बात करने को नहीं, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं मैं आपको मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ। फोन से जेब से फोन निकालते हैं और उसके बाद उसको थोड़ी देर तक पढ़ते हैं, फिर याद आता है कि मैसेज तो मैंने इटालियन में लिखा है, तो फिर वो उसके बाद उसको वापस जेब में रख लेते हैं और अपने मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगते हैं। तो कभी वो अपनी जेब में हाथ डालते हैं, दिखाते हैं मेरी जेब फटी हुई है। तो अभी आप वो देखे हरियाणा में गुजर रहे थे, ये क्या जाने जलेबी, वहां से गुजर रहे थे तो वहां सब चरई, जो चरई नहीं होती है खेतों में उगी रहती है, उसको देख के कह रहे थे गन्ना बहुत अच्छा उगा है। लोगों ने बताया सब चरई है, गन्ना नहीं है। आपको राजीव गांधी याद आते हैं, वो पूछते थे कि साहब चीनी का खेत कहाँ है। तो आप अगर मैं बता तो रहा हूं आपसे, ये रबी और खरीफ का अंतर बता दें तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा।
अरे आपसे साहब, बोल ये रहा हूँ। सतपाल मलिक जो है कुछ समय के लिए कांग्रेस में चले गए थे। सतपाल मलिक बड़े दिलचस्प किस्से सुनाते हैं, हालांकि मैं इसको झूठा भी मानता हूँ। वो कहते थे कि एक बार मैं किसी टूर पर गया, हम ईख के खेत से गुजर रहे थे, ईख के खेत के पास से गुजर रहे थे। राजीव गांधी ने पूछा कि ये कौन सी खेत है, तो मैंने बताया कि ये गन्ने की फसल है और बोर्ड है ये, तो और एक पेडी होती है। तो राजीव गांधी ने कहा कि इनमें अंतर क्या है, बोर्ड में पेडी में? तो उन्होंने कहा कि साहब, पेडी जो है उसमें ज़्यादा मीठा निकलता है, रस निकलता है, चीनी अच्छी होती है, और बोर्ड में उतना नहीं निकलता। तो बोला, राजीव गांधी बोले कि फिर पेडी ही क्यों नहीं बोते हैं? अब वो टेक्निकल मसला होता है। पहले साल की जो ईख का खेत होता है उसको बोर्ड कहा जाता है। फिर जब वो कट जाती है और अगले साल उसमें से खुद ही निकलती है ईख की खेती, उसको पेडी बोलते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, तीन तीन चार चार साल तक इस तरह से गन्ना पैदा होता है। तो इस तरह के ज्ञान इनके पास हैं। इनको ना कस्बाई जिंदगी का पता है, ना गांव का पता है, ना इनको हल का पता है, ना इन्हें ये पता कि किसान के कपड़े खूंटी पर टंगते हैं, ना इनको ये पता कि वो नाश्ते में क्या खाता है। बस इनको वो उसके मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास जाकर के वीडियो बनवाना है, कुली के पास जाकर के बनवाना है, लोको पायलट के पास बनवाना है। इस तरह से इनको प्रपंच रच करके ये साबित करना है कि हम आम आदमी का दुख दर्द समझते हैं। मैं तो एक सवाल पूछता हूं अनुपम जी अपने प्रोग्राम में, आपकी टिप्पणी से पहले मैं बता दूं, मैं ये पूछता हूं कि ये 2014 से पहले, 2004 से 2014 तक कभी राहुल गांधी को देखा है क्या किसी मोटर मैकेनिक के पास बैठे हुए, या किसी कुली के पास बैठे हुए, या लोको पायलट से बात करते हुए, या किसी ट्रक ड्राइवर के साथ यात्रा करते हुए? उन 10 सालों में तो हमने कहीं नहीं देखा। ये अभी क्यों इस तरह के प्रपंच और नाटक कर रहे हैं? करें भी क्या साहब, अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन आने दीजिए। जब 5 साल इनके पास स्टेट स्टेट जाके भाषण देने के लिए नहीं होगा, तब सोचिए ये क्या करेंगे। जब इनको पता चलेगा कि साहब 5 साल तक अब कोई चुनाव नहीं होने, तब ये क्या करेंगे। राहुल गांधी को आप क्या समझे भाई, वो कुंभाराम परियोजना को कुंभकर्ण परियोजना कहते हैं। यस यस। तो आप मतलब उनको ना, उनकी ना जबान साफ है, ना उनकी हिंदी साफ है, ना उनको जानकारी है। उनको जो अगल बगल वाले बोल देते हैं वो अपना आगे बोल देते हैं। वो उनकी जानकारी एकदम शून्य है, उनको कुछ समझ में आता नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि बड़े साहब पाप है हमारे कि हमारे पास ऐसा नेता विपक्ष है। वरना नेता विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है साहब, लोकतंत्र में बड़ी भी भूमिका होती है, और नेता विपक्ष उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रधानमंत्री। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की, एक तो उनकी जो एंटी नेशनल उनकी जो परियोजना चलती रहती है, प्रो चीन प्रो चाइना। अब बताइए साहब, कांग्रेस सरकार में हर तरह का पद पाए हुए सोनम वांगचुक जिस तरह का आके नाटक कर रहे हैं, और जिस तरह वो चाइना बॉर्डर पे इंडियन आर्मी को काम करने से रोक रहे हैं, वो साफ नजर आ रहा है कि वो कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रॉक्सी है साहब। हाँ, तो और वही जो केजरीवाल को, रवीश कुमार को जो अवार्ड मिला, वो अवार्ड भी पा चुके हैं मैक्से से। वो तो उनकी सारे फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, सोरस फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन से उनके सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। अमेरिकन बीवी भी है उनकी। तो ये तो एक चारों तरफ बड़ी अजीब सी गंद मची हुई है। और राहुल गांधी मतलब इस बड़े गंदे सिस्टम का हिस्सा होते हुए भी और उसका स्रोत होते हुए भी उनको जानकारी का बड़ा अभाव है। और इस मामले में सोनिया गांधी को बहुत बेहतर मानता हूं कि साहब 35 साल की राजनीति में उन्होंने कभी इसका मौका ही नहीं दिया कि आप उनसे कुछ पूछ सके और उनकी जानकारी का भाव बाहर आ सके। तो उन्होंने आपको 35 साल राजनीति किया, सोनिया अम्मा बन के इस देश की भाग्य विधाता बन बैठी, पर उन्होंने 35 साल में आपको एक मौका नहीं दिया कि आप उनसे कुछ ऐसा पूछ सके कि उनकी जानकारी का भाव सामने आ सके। बिल्कुल सही पॉइंट पर जो है आपने प्रोग्राम समाप्त करने का मुझे अवसर दिया है। मैं जब कांग्रेस कवर करता था, AICC, मैं अमर उजाला में नेशनल ब्यूरो में था, तो मेरे पास AICC थी, कई साल मैंने कवर की। लोकसभा कवर करता था, उस समय होम मिनिस्ट्री कवर करता था। आडवाणी जी उस समय शुरू में होम मिनिस्टर थे, बाद में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। तो उस समय कांग्रेस के भीतर मीडिया डिपार्टमेंट में ऐसा माहौल बना करके रखा जाता था सोनिया गांधी के बारे में कि साहब
अगर वो आपको डिनर पर बुला रही हैं तो आपको जो है ये एहतियात रखने हैं, वो एहतियात रखने हैं। मतलब एक जैसे दिव्य आत्मा हो और उनके दर्शन होने जा रहे हैं मीडिया सर जी, वालों। मैंने अपनी आंखों से बड़े बड़े 30 मारखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी तलाशी होते और उनसे फोन छीनते देखा है सोनिया से मिलने से पहले। सोनिया के घर में घुसने से पहले लोगों के फोन तक रखवा लिए जाते। तो इस परिवार का ऐसा जलवाए जलाल था साहब, वो खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने। राजनाथ सिंह नहीं कर पाए थे शुरू के 5 साल में, अमित शाह ने दूसरी बार आते ही सबसे पहले एसपीजी का कवर छीना इनसे कि तुम कौन होते हो एसपीजी का कवर लेने वाले। ये तो जो ये गालियां जो बढ़ती जाती हैं ना नरेंद्र मोदी के प्रति, वो इसीलिए बढ़ती जाती हैं कि नरेंद्र मोदी ने इनको डब्बा कर दिया है। ये हवाई अड्डों पर दनदनाते हुए जाते थे, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होता था, यहाँ तक कि इनके दामाद जी का भी सिक्योरिटी चेक नहीं होता था। अब इन सबको तलाशी से गुजरना पड़ता है। तो जिन्होंने मतलब राजशाही जीवन जिया हो इस देश में, उनकी अगर जामा तलाशी हो रही है हवाई अड्डों पर, जामा तलाशी तो नहीं पर सभी कुछ देखा जा रहा है, तो वो नहीं फ्रस्ट्रेट सर, नहीं होंगे। जामा तलाशी ही हो रही है, बाकायदा जामा तलाशी ही हो रही है, जी सबकी जी। होती है, उनकी भी हो रही है। तो ये इनके फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए गालियां निकलती हैं इनकी। अनुपम जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, इतना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।